हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी मिरर पर। दोस्तों, आज आपका 18वां सेट है और मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे अपना ये सेट करने के लिए। 17 जो आपके सेट हो चुके हैं उनके प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे और मेरे प्रैक्टिस के साथ साथ आप उनके बाद में भी प्रैक्टिस करते होंगे। उनको देखते रहिए, उनके प्रश्न आप बार बार देखेंगे तो तभी आपको याद रह पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने एक बार देख ली तो आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। तो कम से कम दिन में एक बार तो देखिए। 17 प्रैक्टिस सेट हैं, उनको डिवाइड कर लीजिए। उनको डिवाइड करके जैसे 5 एक दिन देख लिए, 5 एक दिन, तो आपको सारे प्रश्न जो है याद रहेंगे। और ये भी सामान्य अध्ययन में क्या होता है, कुछ भी प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछा आपसे जा सकता है। यूनिट ऑलरेडी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये सारे मिक्स आपके यूनिट वाइज प्रश्न हैं, लेकिन यूनिट के भी सारे कंसेप्ट क्लियर किए गए हैं। मैं आपको रोज़ बताती हूँ, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट में जाकर आपने कंसेप्ट भी क्लियर कीजिए और उस यूनिट में मैंने आपके प्रश्न भी दिए एमसीक्यू, उनको भी तैयार कर लीजिए। और जो दोस्त आज ही चैनल से जुड़े हैं वो तो ज़रूर ही उन दोनों प्लेलिस्ट को देख लीजिए और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को हिट भी कर दें और अपने दोस्तों को इसको जो है लाइक एंड शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तभी कंटेंट दूसरे जो है स्टूडेंट उन तक पहुंच पाएगा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर आपको सामने ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी समझते हैं। कल ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था और इसका आंसर मुझे लगता है आप लोगों ने सर्च करके भी रखा होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में मलेशिया में की गई थी। तो ये इसका आंसर है। कल ये प्रश्न छोड़ा गया था। अब इसके बारे में और जानकारी देख लीजिए। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं, देख लीजिए कौन कौन से हैं। म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, ब्रुनेई, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस। आसियान का मुख्य कार्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका प्रश्न है यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कहाँ इसका मुख्यालय है और इसके कितने सदस्य हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपका बन सकता है। ठीक है, तो खाली एक पर्टिकुलर देश के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरह से आपसे इस टॉपिक में से प्रश्न बन सकता है और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता भी है और हो सकता है आपका भी बन जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को ग्रहित किया गया है स्पेन के संविधान से, नेक्स्ट है थाईलैंड के संविधान से या फ्रांस के संविधान से या जर्मनी के वाइमर के संविधान से। ठीक है, स्पेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या जर्मनी से वाइमर के संविधान से। तो बताइए दोस्तों, किस संविधान से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है या फिर ग्रहित किया गया है। तो जल्दी से लगाइए इसका आंसर। आपने लगाया है डी, तो आप बिल्कुल सही हैं, जर्मनी से वाइमर के संविधान से। चलिए देख लीजिए इसकी डिटेल। भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की चर्चा है। आपातकालीन भारतीय संविधान में जर्मनी के वाइमर गणराज्य से स्वीकार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न, 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं वे होते हैं। इनसे संबंधित कल भी आपकी जो वीडियो थी 17 वाली प्रैक्टिस सेट की, वहाँ भी ये प्रश्न बने थे। अनुसूचित जातियों के, एंग्लो इंडियन समुदाय के, अनुसूचित जनजाति के विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले व्यक्ति। तो ये मैंने कल आपको बताया भी था। तो बताइए, ये जो नीचे यहाँ पर आया है तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो लगा लिया आपने आंसर। अगर आप आंसर बी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। देख लीजिए क्या डिटेल है इसकी। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान की व्यवस्था, ये भी आपको याद रखना है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त न होने पर लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन का प्रावधान था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी जानकारी आपको मिल गई और जो है जब मनोनीत करते थे वो चीज़ की भी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन का संबंध है किससे? दल परिवर्तन के आधार पर। अब जैसे यहाँ पर 104वां संशोधन आपसे अगर पूछा जाए तो आप इस वाले पॉइंट्स का जिक्र कर सकते हो, है ना, टिक भी लगा सकते हो कि ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहे 91वें संशोधन किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, वित्त आयोग के गठन से, मानव अधिकार आयोग की रचना से। तो जल्दी लगा लीजिए आंसर। अगर आप लगा रहे हैं इसमें ए तो आप बिल्कुल सही, दल परिवर्तन के आधार पर अपात्रता से।
अगला प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का संबंध दल बदल के आधार पर अपात्रता से संबंधित है। इसके द्वारा मंत्रियों की संख्या को निश्चित किया गया है जो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% होगा। यही व्यवस्था राज्यों में भी लागू है और किसी भी स्थिति में इनकी संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत ही अलग यूनिक, आपको नोट डाउन करना चाहिए। निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम सांप्रदायिक पंचाट जारी किया जिसमें भारत की विधायकों में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? बॉल्डविन ने, चैम्बरलिन ने, मैकडोनाल्ड या फिर चर्चिल? तो जल्दी से इसका आंसर सोच के रखिए, लगा लीजिए। तो अगर आप लगा रहे हैं मैकडोनाल्ड तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं आगे इसके डिटेल। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। इसके माध्यम से भारत में विभिन्न वर्गों जातियों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। चलिए तो फिर भी ठीक था। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार निम्न में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं? बताइए कौन से आपके कर्तव्य हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र में विश्वास करना है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना है। तो कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य हैं? ठीक है, तो लगाइए इसका आंसर। आप क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर इसके कूट दिए गए हैं। कूट में 1 2 3 या फिर 3 4 5 या फिर 2 3 4 या फिर 1 4 5। सोच के रखिए, जल्दी बताइए क्या इसका कोड हो सकता है। अगर आप लगा रहे हैं 2 3 4 यानी कि बी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो इसमें से 2 3 4 जो हैं वह भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 15 का में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 351 का में 11 मूल कर्तव्य, मूल रूप से 10 की चर्चा की गई है। मूल कर्तव्य संविधान में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र में विश्वास करना, समाज की गरीब व कमजोर वर्गों की सहायता करना मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी सब है। किस वर्ष में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताना है इसमें, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर आप इसमें लगा रहे हैं। ज़रा ए लगा रहे हैं 1961, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल देख लीजिए। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, सुकर्नो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति तथा नासिर मिस्र के राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने भारत में लोकपाल के निम्नलिखित में से किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की अनुशंसा की थी? ठीक है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या फिर स्विट्जरलैंड? बताइए प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल की किन देशों के ओम्बुड्समैन की तरह स्थापना की सिफारिश या अनुशंसा की थी? तो आपका ये कूट में है, देख लीजिए कूट 1 2 4 1 2 3 1 2 या फिर 3 4। तो अगर आप इसका उत्तर लगाएंगे सी तो आप बिल्कुल सही जाएंगे। 1 2 3 फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे की तरह, है ना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न का डिटेल। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 द्वारा जिन लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा की थी उसको फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे में ओम्बुड्समैन नाम से जाना जाता है। भारत इन देशों से प्रेरित होकर लोकपाल की स्थापना की है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है संसद के तीनों सदनों द्वारा या महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जांच के आधार पर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अनुशंसा के आधार पर। तो 34 का अगर आप लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई जाँच के आधार पर क्या कर सकते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य को हटा सकते हैं कदाचार के आधार पर। यहाँ पर डिटेल है, पोस्ट करके पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए।
संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रावधान करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर बनते हैं नेट के सिलेबस में, तो यहाँ से प्रश्न जरूर ही आता है। तो जल्दी से लगा लीजिए। 35 का उत्तर अगर आप लगा रहे हैं डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है 243 डी, यानी कि 243। यहाँ पर इसकी डिटेल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? अभी देखिए ऊपर एक फर्स्ट प्रश्न में ही मैंने आपको बताया था कि कितने सदस्य हैं, कौन कौन सा देश है। अब देख लीजिए वहाँ यहाँ पर इसी तरह का क्वेश्चंस पूछ लिया गया। अब ये कई सारे देश होंगे ओपेक में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई है जो नहीं है। तो बताना है इजिप्ट, इंडोनेशिया, नाइजीरिया या फिर कुवैत। तो 36 का अगर आप लगा रहे हैं ए, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इजिप्ट इसका जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। यहाँ पर देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं है। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी। वर्तमान में ओपेक के कुल 13 देश शामिल हैं। अब यहाँ तो 3 ही पता चले थे ना आपको। अगर खाली आप MCQ करते तो आपको सिर्फ इतना पता चलता कि ये नहीं है, बाकी 3 हैं, लेकिन 13 सदस्य हैं देश इसके, 13 देश इसके सदस्य हैं। अब वो 13 कौन कौन से हैं यहाँ पर आप डिटेल, यही तो इसी चीज़ का तो आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है हिंदी मिरर से, कि आपको पूरी डिटेल पता चल रही है। खाली MCQ नहीं, MCQ तो हो गया रट्टा मार की आपने रट लिए। उसमें से क्या होता है, अगर आप हज़ार की आप श्रृंखला कर रहे हैं, 500 की श्रृंखला कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं। हाँ, अगर आप 1000 की श्रृंखला कर रहे हैं तो पैटर्न आपका सही होगा, तो हो सकता है आपको 1000 में से जो है 300-400 याद भी हो जाए, लेकिन 1000 तो आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, हमारी जो याददाश्त होती है तो वो कहीं ना कहीं फिट करती जाती है, हो सकता है एंड टाइम पर आपको याद भी आ जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए 13 के 13 सदस्यों की ये सूची है। आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए अगर आप सारे याद करना चाहें। अगर आपको प्रश्न ही याद करना है तो प्रश्न भी याद कर सकते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ कब? मई और जुलाई 1999, मार्च 1999, अप्रैल 1999 या जून 1999 और जुलाई 1999, जुलाई 1999, सितंबर 1999। तो बताइए कब से कब तक रहा ये युद्ध। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप एकदम से टिक भी लगा लेंगे, क्योंकि यह युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होगी ही। अगर नहीं है तो देख लीजिए, इसका ए आंसर सही है, मई और जुलाई 1999। अब आगे देखते हैं हम इसी को। कारगिल युद्ध भारत पाक के मध्य 3 मई 1999 से 26 जुलाई तक लड़ा गया। यह युद्ध पाक घुसपैठ के जवाब भारत की कार्यवाही से शुरू हुआ। भारत ने इसके लिए ऑपरेशन विजय संचालित किया था। भारत युद्ध की विजय को यादगार बनाने के लिए प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, जो अभी अभी मनाया भी गया है, अभी मनाया जाएगा। अभी आपकी डेट क्या हुई है? आज ही आपकी मतलब ये 25 में आपकी वीडियो बना रही हूँ, 26 में आपकी अपलोड होगी। तो इसका मतलब जिस दिन आपकी अपलोड हो रही है उसी दिन ये विजय दिवस मनाया जाएगा, कारगिल विजय दिवस। तो दोस्तों आपको देखना, एक प्रश्न के साथ यहाँ पर कितनी सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी है कारगिल युद्ध की, है ना। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1990, 1991, 1992 या फिर 1989। ठीक है, बताइए। 1990, 1991, 1992, 1989। कब हुआ सोवियत संघ का विघटन? तो लगाइए जल्दी से आंसर। अगर आप लगा रहे हैं इसमें कौन सा, 37 में अगर आप लगा रहे हैं ए तो 37 नहीं, 38 में अगर आप लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं, 1991 में। यहाँ इसकी डिटेल है, चेक कर सकते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति सोवियत संघ के विघटन के साथ हुआ। यह विघटन सन 1991 1991 में हुआ। पूर्वी यूरोप के कई देशों का अस्तित्व इस विघटन के पूर्ण होने से हुआ, जैसे लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस आदि। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड, UK, USA, इनमें से कोई नहीं। तो लगा लिया आपने उत्तर। अगर आप लगा रहे हैं स्विट्जरलैंड तो आपके नंबर बनते हैं, ऐड करते चलिए। यहाँ पर डिटेल है। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक अच्छा उदाहरण है। यहाँ संविधान में संशोधन जनमत संग्रह के माध्यम से होता है। अच्छा है ना।
निम्न में से कौन सी एक अध्यात्मक शासन की विशेषता है? कौन सी एक अध्यात्मक शासन की विशेषता है? अस्थिरता, अनुत्तरदायित्व, अहस्तानीय या फिर स्थायित्व। बहुत खतरनाक शब्द हैं। चलिए देख लीजिए 40 का आपका क्या होगा? डी होगा, स्थायित्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिक पृथक पृथक होती हैं। इस शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता उसका स्थायित्व है, क्योंकि इसमें दलीय खींचतान का अभाव होता है। यह व्यवस्था यूएसए में लागू है, यहाँ नहीं है। इसको अच्छे से वैसे फिर भी पढ़ लीजिए। 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये रट भी गया है, कई बार आ भी चुका है आपके, मैंने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वहाँ कई बार आ चुका है, लेकिन हर बार ही अलग तरीके से आपके सामने ये प्रश्न आया है। तो इसलिए जो एक ही प्रश्न को जब आपसे कई प्रकार से दिया जा रहा है तो आप समझिए कि आपके एग्जाम में भी प्रश्न आपको याद तो होता है, लेकिन वो इस तरीके से पूछते हैं कि आपके दिमाग से ऑप्शंस सही चूज ही नहीं कर पाता है कि हम कौन सा आंसर सही लगाएं। सारे ही सही से लगते हैं या फिर सारे गलत से लगते हैं। हमें एक दो सही लगता ही नहीं है वहाँ पर जब एग्जाम में बैठते हैं। तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका उत्तर आपका ए होगा, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। चलिए आगे देखते हैं इसकी डिटेल। भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्ताव में तीन शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडतावाद या अखंडता को जोड़ा गया। पूरी डिटेल आपको पता चल चुकी है और इसको 100% अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करके रखें, आएगा ये। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? धारा 333 से 337, धारा 17 से 20, धारा 5 से 11, धारा 1 से 40। कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? बताइए, आप भी भारतीय के नागरिक हैं, आपकी नागरिकता कौन सी धारा में है? तो 42 का अगर आप लगा रहे हैं सी, धारा 5 से 11, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको चेक कर लीजिए। किस धारा से भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है? उसको मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वो बाध्य नहीं होते हैं वहाँ पर भी, पर वहाँ लेनी तो जरूर है। 74(1), 74(2), 75(1), 75(2। बताइए कौन सी सलाह से बंधा है? तो अगर आप उत्तर लगा रहे हैं इसमें ए, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, 74(1). डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति उसी की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार हेतु राष्ट्रपति बंधा है। समझ में आ गया होगा आपके कि अगर आपने बिल्कुल तैयारी करके दी है तो वो बंधे हुए हैं, अगर आप उनकी सलाह लेते हैं तो पुनर्विचार के लिए आपको दोबारा भेज सकते हैं कि सही नहीं है, दोबारा बना लो। महान न्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। बताइए कौन उनका पारिश्रमिक यानी उनकी तनख्वाह कौन तय करता है? 44 का आपका उत्तर आप लगा रहे हैं क्या? सी, तो आप बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित करते हैं। हिंदू पॉलिटी के लेखक हैं, बताइए कौन है हिंदू पॉलिटी के लेखक? के.पी. जायसवाल। यहाँ आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ना तो बी.ए. सेलीतोर, बेनी प्रसाद नहीं, एन.सी. बंद्योपाध्याय भी नहीं, बल्कि के.पी. जायसवाल हैं। देख लीजिए इसके बारे में जानकारी। के.पी. जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल भारतीय प्रसिद्ध इतिहासकार, विद्वान व हिंदी साहित्यकार थे। हिंदू पॉलिटी के लेखक के.पी. जायसवाल थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 249 यानी कि 249, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। तो 46 का आपने लगाना है, तो लगा लीजिए जल्दी से। इसका उत्तर आपका अगर आप लगा रहे हैं डी, अनुच्छेद 312, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिटेल चेक करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के प्रावधान है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद विधि द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सभाओं के सृजन का उपबंध
करेगा, इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ये जानकारी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मंडल आयोग का संबंध था में है ये प्रश्न, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ी जाति से, या सभी विकल्प सही हैं। तो मंडल आयोग का जो संबंध था वह पिछड़ी जाति से था। चलिए डिटेल चेक करते हैं। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जातियों से संबंधित है। इस आयोग का गठन 1979 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल अध्यक्षता में किया गया। इसी आयोग की अनुशंसा पर ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान 1990 में लागू किया गया। वैसे तो आपको पता ही होगा ना। चलिए आगे देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय गणराज्य 1952, गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानाम बनाम केरल राज्य 1973, या फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। तो जल्दी से आंसर लगाइए। क्या आप लगा रहे हैं इसका आंसर? बहुत टिपिकल आपको ये लग भी रहा होगा, कुछ अलग तरह का आपके सामने प्रश्न ये शामिल हो चुका है। तो लगाइए कौन सा आप इसका उत्तर लगा रहे हैं। अगर आप इसका उत्तर लगाएंगे कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस बात में निर्णय किया गया, तो इसका होगा सी, केशवानाम बनाम केरल राज्य 1973। आपको ये चमक भी रह गया होगा आंसर इसका। डिटेल इसकी देख लीजिए पोस्ट करके, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा सूची समूह पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है? कौन सा सूची समूह पंचायत से और नगर पालिकाओं से, ठीक है, संबंधित है? 9वां और 10वां, 10वां और 11वां, 11वां और 12वां, 12वां और 10वां। बताइए कौन सा है संबंधित। तो जल्दी से आपने आंसर लगा लिया होगा अपना सी, 11वां और 12वां किससे संबंधित है? पंचायत और नगर पालिका से। अब इसमें पंचायत का कौन सा है, ये मैं आपको क्वेश्चंस कई बार करा चुकी हूँ, यहाँ डिटेल देख लें इसकी। भारतीय संविधान भारत वर्तमान में 12 अनुसूची, मूल 8 अनुसूची 11 में पंचायत तथा अनुसूची 12 में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ये दोनों अनुसूचियाँ संविधान में क्रमशः 73वां 74वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये वाला प्रश्न क्लियर होता है दोस्तों। इसको ध्यान से आप देख लेना, इसका जो हमने डिटेल बताई है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची, पहले कितनी थी? 8 अनुसूची थी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पहले कितने भाग थे? पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो चुके हैं, और अनुच्छेद भी अब जो है आपके बढ़ चुके हैं, तो उसको भी आप पढ़ना। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल अच्छे से और समझ लेते हैं। अनुसूची 11 में पंचायत तथा अनुसूची 12 में नगर पालिका प्रशासन की व्यवस्था की गई है। इसको ध्यान से आप समझना, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बन सकता है। ये दोनों अनुसूचियाँ संविधान में क्रमशः 73वां या फिर 74वां संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यानी कि जो पंचायत वाली है वो 73वें संशोधन, और जो नगर पालिका है वह 74वें संशोधन द्वारा। तो इसी प्रश्न के अंतर्गत, यानी कि इस डिटेल के अंतर्गत आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। चलिए आगे चलते हैं। 73वां संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? अब ये 73वां जो संशोधन हुआ है ये किससे संबंधित है? पंचायत से। लेकिन किस धारा से प्रकट होता है? तो ये 40वीं, ठीक है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में इस पंचायतों के गठन का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो मुझे लगता है ये लास्ट वाले प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़रूरी थे, और बहुत अच्छे प्रश्न भी हैं, और डिटेल के साथ हैं। आपको पूरा विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाया गया है इसके बारे में, यानी कि बस सीधे सीधे आपको MCQ रटा दिए गए हैं। डिटेल से प्रश्न के आपकी जो प्रश्नों की डिटेल है पूरे विस्तार से समझाई गई है कि क्या क्या कहाँ पर कैसे कैसे है और कौन से संविधान में है। तो ये लास्ट वाले प्रश्न मुझे लगता है बहुत पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। अब ये 51 हमने 50 तक कर लिए हैं, 25 का हमारा सेट चल ही रहा है। 51 प्रश्न आपके लिए छोड़े जाते हैं, इसको देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, सीमा पाल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसको आप सोच के रखिए। आंसर कल हम आपके लिए लेकर आते हैं इसका, ठीक है। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है, और हिंदी मीडियम के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।